नई सरकार, चुनौतियां अपार, इसी पर बात करेंगे। मैं हूं प्रवीण तिवारी, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि रविवार को एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता संभाल लेगी, लेकिन सहयोगी दलों की तमाम किंतु परंतु को कैसे संभालेगी ये देखना होगा। अभी नई सरकार ने शपथ भी नहीं ली है कि सहयोगी दलों की ओर से तमाम मांगों की लिस्ट आ गई है। इस पर चर्चा करेंगे, किस तरह की ये लिस्ट है, किस तरह की मांगे हैं, आने वाले दिनों में कितनी चुनौतियों को बढ़ा सकती हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी इससे निपटेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिन रविवार और समय करीब शाम 7 बजे का होगा जब पीएम मोदी का तीसरी बार शपथ ग्रहण होगा। बहरहाल नई सरकार के लिए इस बार सब कुछ मनमाफिक नहीं है। मोदी 3-0 के लिए सहयोगी दलों में गर्मजोशी तो है कि कितनी जल्दी सरकार सत्ता संभाल ले, मोदी सरकार की ताजपोशी हो, लेकिन नई सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार भी लगा है। अभी सहयोगी दल जेडीयू के तरकश में अग्निवीर का तीर आ गया है और बेहद सजग तरीके से जेडीयू उसको चला भी रही है। यूसीसी पर भी नया राग है। अग्निवीर योजना को लेकर के सरकार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। वहीं सहयोगी दलों का नया पर्चा टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के हाथ में भी है। स्पीकर का पद चाहिए और 6 मंत्री अलग से। चिराग पासवान कई सालों से एनडीए में रहकर भी कुछ पा नहीं सके थे। उनकी भी महत्वाकांक्षा उलांचे मार रही होगी। वैसे तो चिराग पासवान अपने को पीएम का हनुमान बताते हैं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है। खैर, मोदी 3.0 में चुनौतियां तो हैं, लेकिन पीएम मोदी ने संकेत दे दिए हैं कि बेहतर समन्वय बिठाकर सरकार चलेगी और बड़े फैसले भी लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सहयोगी दल और साथ ही साथ में प्रधानमंत्री मोदी की चुनौतियां, इस पर ज़रा विस्तार से बात करते हैं। मेरे साथ जो पैनल जुड़ रहा है, पहले उसका परिचय आपसे करवा देता हूं। बहुत देश के बड़े जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर कात्यायन मिश्रा, राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस मंच पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कात्यायन मिश्रा, आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर विनीत सिंह, जो कि प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सिंह, आपका भी स्वागत करता हूं। जीएम शाहीन हैं, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शाहीन साहब। और पुल्ला राव, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक एक करके तमाम मेहमानों से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन शुरुआत मैं शाहीन साहब आप ही से करना चाहता हूं, क्योंकि आज जो मुद्दा उठा उसमें शुरुआत में ही हमने देखा केसी त्यागी साहब आए, और ये बड़ी खुशकिस्मती हमारी थी कि जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन भी केसी त्यागी साहब हमारे साथ थे, तो काफ़ी लंबी चर्चा उनसे हुई। लेकिन आज त्यागी साहब का जो बयान आया उसने हलचल को बढ़ा दिया। सरकार में तो आप लोग शामिल हो ही रहे हैं, मजबूती के साथ शामिल हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद में सार्वजनिक तौर पर ये सारे मुद्दे रखना, पत्रकार वार्ता करते हुए कि अग्निवीर पर मंथन हो, ये क्या इशारा करता है? क्या सरकार बनाने को लेकर या सपोर्ट देने को लेकर अभी भी मंथन चल रहा है जनता दल यूनाइटेड में, जबकि समर्थन का पत्र दिया जा चुका है? देखिए, आपका बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं, केसी त्यागी जी के कोर्ट को मैं रिकॉर्ड करता हूं इस बात को कि हमने कोई ऐसा, हम लोग अपनी तरफ से कोई हमारा दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। अगर एक पत्रकार एक सवाल करता है कि आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हैं और क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें बताने में क्या हर्ज है। हमने कोई ऐसी बात हमने अपने एनडीए, अपने सहयोगी दल के सामने अभी नहीं रखी, ना हमने उनसे कही, ना हमने बताया उनको। लेकिन अगर हम बिहार के विशेष राज्य की बात करते हैं, देखिए अभी सरकार बनेगी, 9 जून को अभी ओथ सेरेमनी है और उसके बाद सरकार बनेगी, बात करेंगे, हमारे सहयोगी पार्टनर है, तो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। हम अपने सहयोगी पार्टनर को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? और हमारा हक बनता है। लेकिन हमारी तरफ से जो मीडिया में जो बातें चली आज दिन में, जो एक बड़ा नैरेटिव लाने की कोशिश की कि जनता दल जो है
विशेष दर्जे की मांग वो कर रहा है, अग्निवीर के ऊपर ये कह रहे। मैं ऐसा मानूं कि ये जो नैरेटिव आप जिसको नैरेटिव कह रहे हैं, इस पर ध्यान ना दिया जाए। इंटेक्ट एनडीए के साथ जनता दल यूनाइटेड खड़ा हुआ है। मुझे आपकी बात, अरे वो तो जी, मैं ये तो हम लोग तो देखिए, आज के हम लोग सहयोगी पार्टनर नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, वाजपेयी जी के साथ भी हम लोग रहे और तब से हम हाँ ठीक है, बीच में हम लोग अलग हुए, उसके पीछे काफी सारी वजूहत थी, या हमारी लीडरशिप उस चीज को जो है सही समय पे ठीक नहीं किए। अगर वो करते तो शायद बीच में अलग भी नहीं होते, और कुछ समय के लिए हम लोगों को अलग होना पड़ा। तो इसका मतलब ये सब चीजें नहीं है। ठीक है। और जहां तक एनडीए का जो गठबंधन है, वो सरकार बनेगी, बराबर 5 साल चलेगी। ठीक है। अब मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेता हूं। डॉक्टर मिश्रा, अभी आपके जहन में क्या चलता है, आप जब देखते हैं ये सारी परिस्थितियों को, और खास तौर पर तब जबकि हम ये देख रहे हैं कि अब बड़ी डिसिसिव स्थिति में दो सहयोगी दल हैं। अभी तक जो प्रधानमंत्री मोदी के 2 कार्यकाल रहे हैं, उसमें बीजेपी की स्थिति बिल्कुल अलग थी। छोटे भाई की भूमिका में तमाम राजनीतिक दल, जो सहयोगी दल थे, वो दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब उनका स्टेक बहुत मजबूत है और वो ताकत नहीं दिखाई देगी, इस बात की बड़ी आशंका जताई जाती है। हालांकि सहयोगी दल इससे खारिज करते हैं। मैं विनीत जी के पास भी जाना चाहता था, लेकिन अभी हमने एकदम चिराग पासवान जी को भी सुनवाया है कि उन्होंने किस तरह से कहा है कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे वही होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि चुनौतियां बढ़ गई हैं आने वाले दिनों के लिए? सभी को मेरा नमस्कार। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का ये कार्यकाल पहले के 2 कार्यकालों से थोड़ा भिन्न होगा, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि बाकी मंत्रालय भी बेहतर काम करेंगे और सहयोगी दलों के साथ रहने से एक विचार विमर्श का भी एक नया आयाम खुलेगा। चाहे जेडीयू हो और चाहे अपने आयाम अवश्य खुलेगा। जिस बातचीत को होती होगी शायद तब भी, लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते थे। अब ऐसा होगा कि ये बातचीत शायद खुले मंचों पर होगी और हम लोग भी इसमें जान पाएंगे कि सरकार के मन में, नरेंद्र मोदी के मन में वैचारिक रूप से क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ये एक शुभ लक्षण है। रही बात सरकार चलने की, तो सरकार अभी तो हाल फिलहाल सरकार को कोई खतरा नहीं लगता, क्योंकि जितनी मजबूरी भाजपा की गठबंधन दलों को लेकर साथ चलने की है, उतनी ही मजबूरी गठबंधन के दलों को भी भाजपा के साथ रहने की है। 6-7 महीने बाद बिहार में चुनाव है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वे खुश हैं। नीतीश कुमार को बिहार में चुनाव लड़ना है, तो वो जानते हैं तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस और कांग्रेस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है जितना चिराग पासवान और भाजपा का रहा है। तो 7 महीने बाद की भी तो नीतीश कुमार को देखना है, तो वो भी गठबंधन के साथ रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत दबाव मंत्रालयों के लिए, विशेष दर्जा के लिए दोनों ही घटक दल जरूर डालेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा उनकी बैसाखी पर उतनी टिकी हुई नहीं है। ये एक मित्रतापूर्ण गठबंधन रहेगा, चाहे नीतीश कुमार जी के साथ हो और चाहे चंद्रबाबू नायडू के साथ। ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि नायडू और नीतीश, मैं चिराग पासवान या अन्य घटक दलों की बात नहीं करता, लेकिन ये दोनों मंजे हुए खिलाड़ी हैं और कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी से अनुभव में कम नहीं है। और हमने पहले भी देखा है कि नायडू गठबंधन की राजनीति में किस तरीके से, किस कड़े अंदाज में बार्गेनिंग करते हैं। और ये खबरें आ रही हैं, हालांकि अपुष्ट हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा स्पीकर, वो पहले भी, आपको याद होगा कि पहले भी अपना स्पीकर बैठा चुके हैं, और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। बीजेपी कई चीजों में अभी तक लीड करती रही है, कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखी, इसीलिए इन 2 बड़े नेताओं की वजह से सवाल खड़ा होता है। एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा, ये 2 बड़े चेहरे, ये कितनी स्थिरता आपको दिखाई देती है सरकार में? मैं तो ये भी बोलूंगा कि ये दोनों मिलाकर कुल 28 सीटें हैं, और आज ही अपुष्ट खबरें आ रही थी कि एनडीए गठबंधन 303, 304 के पार हो चुका है। तो अगर हम 28 घटा भी दें तो 274, 275 कि दोनों ही जो बड़े नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी, ये दोनों ही अब ऐसा अपरिपक्व खेल कोई नहीं खेलेंगे कि जो एनडीए को अस्थिर करें। दोनों बहुत मंजे हुए, दोनों बेहद आदरणीय नेता है। ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे इस समय जिससे एनडीए को अस्थिरता मिले। डॉक्टर विनीत सिंह के पास चलते हैं, जो कि प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास के। डॉक्टर विनीत, अभी वैसे हमने चिराग पासवान साहब को सुन लिया, उनका कहना है कि जैसा मोदी जी कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है जब चिराग पासवान को भी कोई बड़ा मंत्रालय मिले। तो एलजेपी की अब उम्मीद तो होगी, इतनी अच्छी जीत के बाद
बाद अब बिहार में एक संदेश भी देना है चिराग पासवान को, एक बड़े नेता के तौर पर है भी वो बड़े नेता, लेकिन अब एक बड़ा मंत्रालय मिलता है तो उनका कद बढ़ेगा निश्चित तौर पर, तो अपेक्षा रखना ऐसे में कोई बुरी बात नहीं होगी। जी, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, जैसे हमारे नेता ने कहा है कि कभी भी हमारा रिश्ता माननीय मोदी जी के साथ बियॉन्ड वर्ल्ड ही रहा है, क्योंकि जब हम परेशान थे मोदी जी हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो ये रिश्ता कभी भी एक पैमाना नहीं है कि हमें मंत्री पद दे दिया जाएगा तभी हम एनडीए के साथ रहेंगे। मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम एनडीए के साथ हैं और हमेशा से साथ रहेंगे। मैं बस कुछ बातें और बताना चाहूंगा आपको कि अभी भी हम जान लें कि बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट और क्रेडिट मिलना चाहिए। याद कीजिए 2014 और 2019 में बीजेपी अपने दम पे बहुमत लेके आई थी, फिर भी सहयोगी दलों का सम्मान किया था। तो सारे जो दल अभी भी बने हुए हैं, मुझे लगता है कि इस बात को वो जरूर समझेंगे कोई निर्णय लेने से पहले। और जैसा आपने पूछा है कि क्या हमें मंत्रालय चाहिए, चिराग पासवान जी तीसरी बार सांसद बने हैं, मुझे लगता है कि हम उनको अब वरिष्ठ सांसद में काउंट कर सकते हैं और उनके अंदर सारी क्षमताएं हैं कि कोई भी वो मंत्रालय को अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा विथ डिस्क्लेमर कि मंत्रालय मिले या ना मिले, हम एनडीए के साथ हैं और मोदी जी के साथ पहले भी थे, आप भी हैं और आगे भी रहेंगे। जी पुल्ला राव जी, अब मैं आपसे, क्योंकि आपने सभी पक्षों को सुन लिया है और अब मैं एक बैलेंस व्यू चाहूंगा, क्योंकि देखिए राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक पटल पर हमें स्थितियों को समझना होगा। ये तो तय है, साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी की वो शक्ति नहीं दिखाई पड़ती जो पिछले 2 टेन्योर में रही है। उनकी चुनौतियां क्या होंगी? यह ऐसा है, मैं तीनों लोगों का सुना और जनरल पब्लिक ओपिनियन यह है चिराग पासवान साहब का एस्टिमेट देश में ऊंचे हुआ। क्यों है? वो इतना मेच्योरिटी से बात किया था, हमको क्या देगा वो इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये थोड़ा आश्चर्य है, दूसरे सीनियर मोस्ट लीडर्स नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू ये चाहिए वो चाहिए बोल रहा हूँ, वो थोड़ा लोग सोच रहे हैं। ये बड़ा कंग्रेचुलेट करने पड़ेगा चिराग पासवान जी ने, वो इतना मेच्योर स्टैंड ले लिया। सेकंड ये है, हम सारा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू प्री पोल अलायंस पार्टनर्स है बीजेपी को। वो बीजेपी का स्ट्रेंथ दिया, बीजेपी का स्ट्रेंथ लेके इलेक्ट हुआ। 12 एमपी नीतीश जी का आया और चंद्रबाबू नायडू का 16 आया। ये सेम चंद्रबाबू नायडू 2019 में इलेक्शन में 3 एमपी आया, 10-15 एमएलए आया, 175 के आउट ऑफ 175 अभी पावर में आया। लेकिन ये दोनों इतना बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे, थोड़ा चंद्रबाबू नायडू वो ओपनली कर रहे, थोड़ा पुराना से बात। पुल्ला राव जी, अभी जो डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे, मैं वो पॉइंट चाहूंगा कि उस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर करें कि इन केस मान लीजिए दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता है तो कितनी फिजिबिलिटी आप देखते हैं कि फिर भी बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी? फिर मैं शाहीन साहब से भी इस पर टिप्पणी लूंगा, लेकिन पहले आप बताएं मुझे आपकी एनालिसिस क्या कहते हैं। बीजेपी बहुत कंफर्टेबल पोजिशन में है, बड़ा 240 छोटा नंबर नहीं है और बाहर का लोग है। एक जगनमोहन रेड्डी के पास 4 एमपी है, ये चले जाएगा वो आ जाएगा। यह अभी नया सिचुएशन है। अब नवंबर तक कुछ भी नहीं हो जाएगा। नवंबर महाराष्ट्र और झारखंड और इलेक्शंस के बाद सब सेटल हो जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों मुख्यमंत्री का उनका एम्बिशन है लेकिन लिमिट्स भी जानते हैं। और मैं सोच रहा हूँ जेडीयू अच्छा सजेशन दिया अग्निवीर के, क्यों सारा देश थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग और ऐसा सजेशंस मैं सोच रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्ट करते, पॉजिटिव इश्यूज है एक्सेप्ट करते। हालांकि देखिए शाहीन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इन सजेशंस में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो सजेशंस नीतीश कुमार जैसे बड़े दिग्गज नेता, समझदार राजनेता, अगर ये जो टाइमिंग है अभी, मतलब शपथ ग्रहण नहीं हुआ उसके पहले ये जो बातचीत हुई, इससे थोड़ा सा एक माहौल बन गया। जी शाहीन साहब कुछ कहना भी चाह रहे हैं, इसलिए मैं बताया थोड़ा मैच्योरिटी। हाँ ठीक है, शाहीन साहब कुछ कहना भी चाह रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं वो, उनको भी सुन लेते हैं। पासवान जी का रेपुटेशन ठीक है, पुल्ला राव साहब सुनते हैं जरा, शाहीन साहब कुछ कह रहे हैं। एक डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि आप चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग वाले लोग हो, सबों की बात सुननी जाए और उसके बाद जो है कोई भी डिसीजन। मेरे सहयोगी पार्टनर का एक खुशनसीबी कहे, खराब नसीबी बोलिए कि जो 2
टर्नओवर उनका रहे और उसमें वही एक ही वन मैन का जो फैसला रहा मोदी जी का, क्योंकि हम पहले भी साथ रहे हैं, बीजेपी की कोई नई बात नहीं है और आज हम लोग साथ हैं, पहले से साथ आ रहे हैं, लेकिन उनका एक खुद का डिसीजन, शायद उस वक्त वो डिसीजन जो था अग्निवीर का, हम ये मानते हैं कि या तो उनके सलाहकारों ने उनको नहीं बताया होगा, उससे सबसे ज़्यादा लॉस जो है भाजपा को हुआ। और उसके साथ साथ अगर हम जो है अपने एक मजबूत देश अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रांग आर्मी की जरूरत है। मेरा सवाल है आप सभी पैनलिस्ट से, क्या जब करगिल युद्ध हुआ या 71 वार हुआ, अगर उस वक्त हमारी अग्निवीर जैसी आर्मी होती, क्या वो 71 के युद्ध जीत जाते? क्या वो करगिल वार जीत जाते? आपको सोचना पड़ेगा। हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बना रहे हैं, जो बता रहे हैं लोग, हम एक सजेशन दे रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा। मजबूत देश, मजबूत आर्मी, आजाद हिंदुस्तान बनाने के लिए आपको अग्निवीर को रिवोक करना। शाहीन साहब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है अग्निवीर पर, मैंने काफ़ी लिखा भी, काफ़ी उसको समझा भी। तो ये ऐसा भी मसला नहीं है कि पूरा अग्निवीर बनाकर हमारी सेना जो है वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम जो सेना का कार्य चल रहा था उससे इतर कुछ हो जाएगा। हालांकि मैं जैसा कह रहा था कि विषयांतर हो जाएगा, पर डॉक्टर विनीत आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। एलजेपी का स्टैंड इस पर क्या रहने वाला है? चिराग पासवान जी का, आप लोगों का क्या स्टैंड रहने वाला है कि अभी तक जो डिसीजन थे वो वन मैन थे, जैसा शाहीन साहब ने बड़े स्पष्ट और अच्छे शब्दों में कहा। आपको भी लगता है कि अब डिसीजन मेकिंग में आपकी भागीदारी बढ़ने वाली है या आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? जी माफ कीजिएगा जी, आपके सवाल पे आते हैं, लेकिन पहले एक उत्तर दे दूं मैं कि कभी भी गठबंधन धर्म जो होता है वो राष्ट्र धर्म से अलग नहीं हो सकता है। आर्मी ने ऑलरेडी कमिटी बना दी है, जो मॉडिफिकेशन करना है ये अग्निवीर योजना के बारे में वो समय आने पे चलाएगा। जहां तक बात रही आपके सवाल की, तो मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 2014-19 में जहां तक मुझे ज्ञात है कि हर सहयोगी दल से बात की जाती थी, उनका जो मंतव्य है लिया जाता था, उसका आकलन होता था, फिर निर्णय लिया जाता था। और इस बार का जो सरकार होगी वो कोई अलग नहीं होगी। बीजेपी में एक ये खासियत है कि कभी भी उन्होंने सहयोगियों को नकारा नहीं है, दरकिनार नहीं किया है, वरना 14-19 में भी वो कर सकते थे जब वो पूर्ण बहुमत में थे। इस बार भी अलग नहीं होने वाला है। देखिएगा ये सरकार, हाँ, पर इस बार देखिए नीतीश कुमार जी जैसे एक बड़े राजनेता हैं, उनके पास एक बड़ा डिसिसिव मैंडेट है बिहार की जनता का, बड़ी तादाद में सांसद हैं, और उनका और चंद्रबाबू नायडू, इनका दखल निश्चित तौर पर हो सकता है। चिराग पासवान जी की तरफ से शायद उतना इंटरवेंशन नहीं आया, या जैसा आपने कहा कि शामिल किया गया है। तो डॉक्टर कात्यायन मिश्रा, एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा। आपने कहा था कि वैसे भी कंफर्टेबल रह सकते हैं, लेकिन इतने सुलझे हुए और मंजे हुए राजनेता इस तरह का कोई गलत कदम या इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी क्या अब जो डिसीजन मेकिंग थी अभी तक के 2 टेन्योर में, क्या ऐसी रही जैसा शाहीन साहब कह रहे थे कि एक व्यक्ति का डिसीजन चला है और अब उसको रोका जाएगा और ये लोकतंत्र की खूबसूरती होगी, या आप कोई दूसरे नजरिए से भी देखते हैं इस बात को? मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो जो सारे निर्णय लिए गए थे वो एक व्यक्ति के द्वारा लिए गए थे, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय लोकतंत्र अब और ज्यादा लोकतांत्रिक होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी जैसे सुलझे हुए राजनेता और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता अब इस गठबंधन में हैं, तो चीजें ज्यादा ओपन होंगी, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगी, लोगों को ज्यादा पता चलेंगी, बहस का ज्यादा विषय बना करेगा, और निश्चित रूप से जो निर्णय सबको सर्वमान्य होंगे वो लागू होंगे। लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि पहले लिए गए निर्णयों में कोई तानाशाही थी, क्योंकि सभी निर्णय, डॉक्टर विनीत ने भी जो बात कही वो महत्वपूर्ण है कि पहले भी सहयोगी दलों से सलाह मशविरा किया जाता था। तो पुल्लाराव जी, कोई परिवर्तन फिर भी जो एक बार बार मन में सवाल आ रहा है वो यही है कि पिछली बार से एक बड़ा फर्क यही है कि बीजेपी की शक्ति गठबंधन में वो नहीं है जो पहले रही है। निश्चित तौर पर 240 एक बहुत ही मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भी देखें तो भारतीय चुनाव इतिहास में इतना बड़ा मैंडेट लेकर आना एक पार्टी को ताकतवर बनाता है। लेकिन 2 बार से लगातार अपने दम पर बहुमत था, फिर भी सहयोगियों को लेकर चले, और अब सहयोगियों के भरोसे सरकार चलानी है। फर्क तो पड़ेगा। ऐसा है, चेंज इज ए कांस्टेंट, ये सबको जानते हैं। 2000 पहले एक वाइज मैन बताया, चेंज इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। हर 1 साल के पहले सिचुएशन आज नहीं है, तो चेंज आता रहते हैं। चेंज ने टैकल कर सकते नरेंद्र मोदी जी, आगे जाएगा।
वो टैकल कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ ये बड़ा डिमांड्स नहीं है, छोटा मोटा डिमांड्स है, ये चाहिए वो चाहिए, ये बड़ा राजनीतिक डिमांड्स नहीं है, पावर के लिए डिमांड्स नहीं है। इसलिए से आप याद है चंद्रशेखर और वीपी सिंह क्यों झगड़ा किया था? पावर के लिए चंद्रशेखर झगड़ा किया, प्रोग्राम्स के लिए नहीं है। राष्ट्र ये ऐसा नहीं है वो स्टेट्स को कुछ भी चाहिए, स्पेशल स्टेटस चाहिए बिहार को, आंध्र प्रदेश को। ये क्या है? ये भगवत गीता आपकी में बात नहीं को अगर लिखा। मैं एक लाइन में कहूं तो निजी महत्वाकांक्षाएं और कई बार अपना कद और अपनी महत्वाकांक्षाएं भी भारी पड़ती हैं। बहुत बहुत समय तक सिर्फ मुद्दों पर बात नहीं होती है, कई बार ये भी होता है कि सबको कुछ ना कुछ बड़ा पद चाहिए। अब ये लड़ाई होती है तो बड़ी दिक्कत की बात है। हालांकि जैसा शाहीन साहब ने भी कहा, जैसा डॉक्टर विनीत भी कह रहे हैं, स्पष्ट तौर पर मजबूती के साथ एनडीए के तमाम घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और बहुत मुमकिन है 9 तारीख को एक बार फिर तीसरी दफा प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेते आपको दिखाई दें। बहुत लंबी बात हो सकती थी। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, समय सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला जारी है ब्रेक के बाद भी।